नमस्कार दोस्तों, मान हवा माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि नया वीडियो कब आएगा। असल में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन स्टोरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। हालात देखकर वह समझ गया कि अब दया दिखाने का कोई कारण नहीं बचा था। उसे लगा था कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी एक अनजान व्यक्ति सामने आया जिसने उनकी मदद की। यह देखकर वह खुद को कमजोर और शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसने भगवान लूका का नाम लेकर धन्यवाद कहा, लेकिन अगली ही पल वह चौंक गया। उसे समझ आ गया कि उसने गलती से उस व्यक्ति का नाम ले लिया है। थोड़ी देर में बात साफ हो गई। अब उसे याद आया कि यह चेहरा उसे जाना पहचाना क्यों लग रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लाकन घाटी का युवा लॉर्ड था। उसे पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था। इतने समय तक चुप रहने के बाद राजकुमारी का अचानक रात में भाग जाना। उसे यकीन था कि कोई न कोई छुपकर उसकी मदद कर रहा है, लेकिन सच्चाई जानकर वह हंस पड़ा। जिस उम्मीद के सहारे राजकुमारी भागी थी, वह बस एक नासमझ और भटके हुए कस्बे के अनजान बच्चे पर टिकी हुई थी। उसे यह बहुत अपमानजनक लगा। तभी उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसे मार डालो। और सैनिकों ने जवाब दिया, जी श्रीमान। तभी वह व्यक्ति शांत स्वर में एक मंत्र बोलता है। वह अमर शक्ति को पुकारता है। अचानक माहौल बदल जाता है। वह आसपास मौजूद सभी दुश्मनों को खत्म करने का आदेश देता है। अगले ही पल जमीन हिलने लगती है। भयानक आवाज के साथ विशाल गोलेम सामने आने लगते हैं। किसी ने पहले कभी इतने बड़े गोलेम नहीं देखे थे। सभी हैरान थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो रहा है। वे एक दूसरे से पूछते हैं, उस आदमी के साथ आखिर हो क्या गया है? क्या उसी ने गोलेमों को बुलाया है? और अगर हाँ, तो कैसे? और तभी दहाड़ती आवाजों के साथ गोलेम आगे बढ़ते हैं। लड़ाई के बीच कुछ लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं। चारों तरफ अफरातफरी मची होती है। तभी एक योद्धा सभी को शांत रहने को कहता है। वह बताता है कि ये गोलेम मजबूत तो हैं, लेकिन किसी विशाल दानव जितने तेज या सहनशील नहीं हैं। अगर सही तरीके से हिलते डुलते रहे तो इन्हें हराया जा सकता है। लेकिन हालात वैसा नहीं रहते। अगले ही पल दुश्मन की सेना बुरी तरह पीछे धकेल दी जाती है। घुड़सवार सैनिक ऐसे उड़ते हैं जैसे वे खिलौने हों। सब हैरान रह जाते हैं। यह साफ हो जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति आम दुश्मन नहीं है। तभी वह राजकुमारी को बंधक बनाकर धमकी देता है। वह कहता है कि अगर किसी ने भी हरकत की तो वह उसे मार देगा। उसी पल वह आदमी अचानक गायब हो जाता है। और अगले ही सेकंड वह दुश्मन के बिल्कुल सामने प्रकट होता है। वह ठंडे स्वर में कहता है कि वह पुरानी यादें छेड़ने के मूड में नहीं है, और जो उसके रास्ते में आएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दुश्मन फिर भी धमकी देता है कि उनकी सेना चुप नहीं बैठेगी, लेकिन वह व्यक्ति साफ कह देता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी। तभी किसी की आवाज निकलती है, रुको, प्रभु ल्यूक। सब लोग हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बैरन इतनी आसानी से कैसे मारा गया। कुछ लोग कहते थे कि युद्ध में बड़े योद्धाओं से ज्यादा ताकत जादूगरों के पास होती है, खासकर वे जादूगर जो 7वें स्तर से ऊपर होते हैं। लेकिन किसी ने पहले कभी ऐसा जादूगर नहीं देखा था जो गोलेम को इस तरह इस्तेमाल करता हो। उन्हें वह ताकत किसी और से मिलती जुलती लगी, ठीक उसी तरह की जैसी कभी दानव राजा के पास थी। ल्यूक साफ शब्दों में कहता है कि जब किसी ने उस पर हमला किया उसी पल उसने अपनी मौत चुन ली थी। दुश्मनों में डर फैल जाता है। वे उसे इंसान नहीं बल्कि राक्षस समझने लगते हैं। कई सैनिक पीछे हटने लगते हैं और जागीर में जाकर और सेना लाने की बात करते हैं। लेकिन ल्यूक उन्हें भागने नहीं देता। वह रास्ता रोक देता है और दुश्मन वहीं खत्म हो जाते हैं। कुछ देर बाद वह लोगों से कहता है कि वे नदी की ओर चलें, जहां बेड़े तैयार हैं। उसे डर है कि और दुश्मन भी आ सकते हैं। रास्ते में एक व्यक्ति ल्यूक से दूरी बनाए रखने को कहता है। वह पूछता है कि उसने कैसी ताकत दिखाई। लाकन परिवार में ऐसी शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना गया था। ल्यूक खुद मानता है कि उससे गलती हो गई। गुस्से में उसने अपनी असली ताकत सबके सामने दिखा दी। वह सोचता है कि शायद यह उसके पिछले जीवन की गलती का असर है। कुछ लोग उस शक्ति को निंदनीय बताते हैं। वे कहते हैं कि काला जादू कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरे लोग कहते हैं कि तरीका चाहे जो भी हो, सच यही है कि उसी शक्ति ने सबकी जान बचाई। आखिरकार ल्यूक खुद सच बता देता है। वह कहता है, जो ताकत उसने दिखाई वह 500 साल पहले मरे दानव राजा सेमन का काला जादू है।
इस खुलासे के बाद सभी लोग हैरान थे। उनके मन में एक ही सवाल था, कोई इंसान दानव राजा की शक्ति कैसे इस्तेमाल कर सकता है जब वह सैकड़ों साल पहले मर चुका है। कुछ लोगों को लगा कि शायद दानव राजा फिर से जिंदा हो गया है, लेकिन ल्यूक साफ करता है कि दानव राजा का पुनर्जन्म नहीं हुआ। वह बताता है कि यह शक्ति असल में उस ज्ञान और विरासत का रूप है जो दानव राजा ने दुनिया को अराजकता में झोंकने के लिए छोड़ी थी। अब वही विरासत दोबारा सामने आई है। इसके बाद ल्यूक अपने अतीत के बारे में बताता है। वह कहता है कि एक श्राप की वजह से उसका शरीर बचपन से कमजोर था, यहां तक कि अपने ही परिवार की तलवारबाजी सीखने में उसे बहुत समय लगा। जब भी वह दुखी या परेशान होता, वह उस जगह जाया करता था जहां उसके पूर्वजों ने युद्ध किए थे, दानव राजा के महल में। वहां एक दिन किस्मत से उसे एक छिपा हुआ रास्ता मिला। वह रास्ता महल की सबसे गहराई में जाता था और वहीं उसे दानव राजा की पूरी विरासत मिली। वह मानता है कि उस वर्जित जगह में जाना डरावना था, लेकिन उन चीजों को देखने के बाद उसके मन में एक ही बात आई, यही एक रास्ता है जिससे वह अपनी कमजोर सीमाओं को पार कर सकता है। उसके बाद उसने चुपचाप जादू सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने गोलेमों को नियंत्रित करना भी सीख लिया, और आज जो शक्ति सबने देखी वह उसी का परिणाम है। ल्यूक यह भी स्वीकार करता है कि एक योद्धा वंश का होकर दानव राजा की शक्ति इस्तेमाल करना गलत माना जाएगा, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे उन लोगों की रक्षा करने की ताकत चाहिए थी जो उसके लिए अनमोल थे। कुछ लोग अब भी इसे माफ नहीं कर पाते, लेकिन तभी दूसरे लोग बीच में बोलते हैं। वे कहते हैं कि अभी सबसे जरूरी बात यह है कि सभी सुरक्षित हैं। इस समय सही और गलत का फैसला करने की हालत में कोई नहीं है। एक व्यक्ति आगे आकर कहता है कि उसे नहीं पता यह शक्ति दानव राजा की है या किसी और की, लेकिन वह इतना जरूर जानता है कि ल्यूक ने सबकी जान बचाई। वह वादा करता है कि आज जो हुआ उसके बारे में सब चुप रहेंगे। ल्यूक उनका धन्यवाद करता है। वह मन ही मन समझ जाता है कि कुछ लोग उसके पक्ष में आ गए हैं, लेकिन सभी नहीं। वह जानता है कि आगे और मुश्किलें आएंगी। तभी वह सबको याद दिलाता है कि काउंट के सैनिक कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए अब रुकना खतरनाक है। और इसी के साथ वे सब आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। काउंट मोनाक को खबर मिल चुकी थी, राजकुमारी उससे छीन ली गई थी, शरणार्थी भी उसके हाथ से निकल गए थे, और सबसे बड़ा झटका यह था कि उसकी सबसे घमंडी ताकत स्कॉर्पियन कैवेलरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। यह वही घुड़सवार सेना थी जिसे मोनाक अपने राज्य का गर्व मानता था, लेकिन अब वही सेना लाकन विस्काउंटी जैसे छोटे और कमजोर समझे जाने वाले क्षेत्र से हार चुकी थी। यह बात मोनाक को अंदर तक जला रही थी। वह सोचने लगता है कि जब शैडो ऑर्डर तक असफल हो गया, तो हो सकता है कि कोई और कुलीन परिवार चोरी छिपे लाकन का साथ दे रहा हो। उसके सलाहकार कहते हैं कि दुश्मन की असली ताकत जाने बिना हमला करना खतरनाक होगा, लेकिन मोनाक उन्हें चुप करा देता है। वह मानने को तैयार नहीं होता कि यह रणनीति का खेल है। वह इसे अपनी बेइज्जती मानता है। गुस्से में वह सम्राट को संदेश भेजने का आदेश देता है। क्षेत्रीय युद्ध की अनुमति मांगी जाती है। मोनाक ठंडे लेकिन जहरीले शब्दों में कहता है कि जो उसे मूर्ख बनाएगा वह हड्डियों तक पछताएगा। दूसरी ओर लाकन की जागीर में हालात गंभीर हो चुके थे। शाही परिवार की तरफ से संदेश आ चुका था। लाकन काउंटी और मोनाक काउंटी के बीच आधिकारिक क्षेत्रीय युद्ध की अनुमति मिल चुकी थी। सब समझ जाते हैं कि इसके पीछे मोनाक का ही हाथ है। कुछ लोग खुद को दोष देते हैं, लेकिन दूसरे साफ कहते हैं कि मोनाक की क्रूरता को देखते हुए यह होना ही था। वह पहले ही लॉर्ड ल्यूक को मारने की कोशिश कर चुका था। फिर एक और बात सामने आती है। मोनाक ने युद्ध का कारण यह बताया है कि उसके सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि हकीकत में लाकन पक्ष ने स्कॉर्पियन सेना को देखा तक नहीं था। सब जानते हैं कि यह झूठ है, लेकिन शाही परिवार ने फिर भी इसे मंजूरी दे दी। यह साफ इशारा था कि मोनाक को अंदरूनी समर्थन मिला हुआ है। अब बहस छोड़कर असली मुद्दे पर बात होती है। युद्ध की तैयारी।
बताया जाता है कि शरणार्थियों में से जवानों को भर्ती किया जा रहा है, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग देने का समय बहुत कम है। कोई नहीं जानता कि वे असली युद्ध में काम आएंगे भी या नहीं। फिर दिग्गजों यानी जायंट्स की बात आती है। जागीर के पास कुछ पुराने जायंट्स हैं, जिन्हें पैसों से मरम्मत करवाकर तैयार किया जा रहा है, लेकिन समय की कमी की वजह से सिर्फ 3 ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह संख्या मोनाक की ताकत के मुकाबले बहुत कम थी। माहौल भारी हो जाता है। तभी एक व्यक्ति बोलता है। वह कहता है कि उनके पास भी एक और विशाल जीव है, जो पास के इलाके में छिपा हुआ है। सबको याद आता है मायर, जिसे पहले जायंट एरिना में देखा गया था। वे मानते हैं कि वह बहुत मददगार हो सकता है, लेकिन तुरंत एक नई समस्या सामने आती है। उस पर सवारी करने वाला कोई नहीं है, उसे चलाने वाला कोई मौजूद नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद एक आवाज आती है। ल्यूक कहता है कि वह खुद स्टिंग पर सवारी करेगा, और वह साफ करता है कि यह चिंता का विषय नहीं है। लाकन की जागीर के सभा कक्ष में माहौल भारी था। सब जानते थे कि युद्ध अब टल नहीं सकता। तभी सर विक्टर आगे आते हैं। वह बताते हैं कि उन्हें विशालकाय जीवों को नियंत्रित करने का पहले से अनुभव है। वह कहते हैं कि भले ही वह अब बूढ़े हो चुके हैं और बहुत पहले युद्धभूमि छोड़ चुके हैं, लेकिन इतने सालों का अनुभव अभी भी उनके साथ है। वह साफ शब्दों में कहते हैं कि वह इस परिवार को बर्बाद होते नहीं देख सकते, और वे आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं। सब उनकी बात सुनते हैं। वे उन्हें वोल्गा साम्राज्य के मशहूर शूरवीर कप्तान के रूप में स्वीकार करते हैं। कई लोग समझ जाते हैं कि वह सिर्फ बूढ़े आदमी नहीं हैं, बल्कि एक अनुभवी योद्धा हैं। इसके बाद एक अधिकारी युद्ध की स्थिति बताता है। वह कहता है कि दुश्मन के पास कम से कम 80 विशालकाय जीव हैं। उनमें से 5 नाइट ग्रेड हैं। वह समझाता है कि आज के युद्धों में विशालकाय जीवों की संख्या और श्रेणी ही जीत तय करती है। योद्धा ग्रेड और नाइट ग्रेड में वही फर्क है जो एक बच्चे और एक वयस्क में होता है। 10 योद्धा ग्रेड मिलकर मुश्किल से एक नाइट ग्रेड के बराबर होते हैं। लाकन की सेना पहले से ही संख्या में कम है। ऊपर से दुश्मन के विशालकाय जीव भी उनसे बेहतर हैं। इसका मतलब साफ है, सीधी लड़ाई में जीत लगभग नामुमकिन है। तभी ल्यूक बोलता है। वह कहता है कि जीतने के लिए दुश्मन के विशालकाय जीवों को मारना जरूरी नहीं है, बस ऐसी स्थिति बनानी होगी कि वे उनका इस्तेमाल ही न कर पाएं। वह इलाके की बनावट समझाता है। पूर्व और पश्चिम में ऊंची चट्टानें हैं, जहां बड़ी सेना नहीं जा सकती। उत्तर में घना जंगल है, जहां इतने बड़े विशालकाय जीव घुस ही नहीं सकते। इसलिए दुश्मन के पास केवल एक रास्ता बचेगा, दक्षिण का समुद्र। वहां से वे जहाजों में विशालकाय जीव लाएंगे और तट पर उतारेंगे। यहीं लाकन सेना जाल लगाएगी। समुद्र तट पर बाधाएं खड़ी की जाएंगी। लंबी दूरी की तोपें लगेंगी। जब दुश्मन खुले में होगा तब हमला किया जाएगा। ल्यूक साफ करता है कि दूसरे रास्तों पर भी नजर रखी जाएगी, लेकिन मुख्य तैयारी समुद्र की ओर होगी। कुछ लोग अभी भी संख्या के फर्क से घबराए हुए थे। तभी उन्हें याद दिलाया जाता है कि अब उनके साथ रोजर्स हैं, जो उनके शूरवीरों के कप्तान हैं, और सर विक्टर हैं, वोल्गा साम्राज्य के प्रसिद्ध योद्धा। व्यक्तिगत ताकत में वे काउंट मोनाक से कमजोर नहीं हैं, बल्कि कुछ मामलों में उससे आगे हैं। कमरे में माहौल बदलने लगता है। कई लोग कहते हैं कि अब चुप बैठना संभव नहीं है। वे ल्यूक के साथ खड़े रहने की बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार देखे हैं, इसलिए इस युद्ध में भी उन्हें जीत दिखाई देती है। तैयारी शुरू हो जाती है। कोई हथियारों की देखरेख करता है, कोई विशाल मरम्मत कार्यों में लग जाता है, कोई किले की दीवारें मजबूत करने चला जाता है। सबके जाने के बाद ल्यूक अकेला रह जाता है। वह चारों ओर एक साउंड बैरियर लगाता है। फिर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वह महसूस करता है कि उसने जरूरत से ज्यादा माना इस्तेमाल कर लिया है।
क्रोध में उसने खुद पर से नियंत्रण खो दिया था। अब उसकी हालत इतनी अस्थिर है कि वह माना के बहाव को भी ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा। वह समझ जाता है कि अगर यह यूं ही चलता रहा तो उसका काला जादू का घेरा टूट भी सकता है।